एमिल जोला। नाना। नाना जोला एमिल फ्रांच उपन्यासकार एमिल कोला का नाम पेरिस में 2 अप्रैल 1840 को एक इटालियन ग्रीक इंजीनियर के घर में हुआ। माता फ्रेंच थी। एक्स में आपका लालन पालन हुआ। 1858 में आप पेरिस में एक क्लर्क बन गए और 1864 में आपने अपनी पहली किताब प्रकाशित करार। 1866 में गोला एक जबरदस्त आलोचक बन गए। कला और साहित्य पर आपके लेख पत्र पत्रिकाओं में निकलने लगे और यह आलोचना आपने अनेक उपन्यासों और पुस्तकों में जारी रखी। 26 सितंबर 1602 को जोला की मृत्यु हुई। आपके शयनागार में एक खराब स्टोव के कारण गैस भर गई और इससे आपकी मृत्यु हो गई। नाना 1880 जोला का विश्वविख्यात उपन्यास है। आपने बहुत अधिक रचनाएं लिखी है, लेकिन नाना और नाना की मां का नाम बहुत अधिक लिया जाता है। नाना में आपने फ्रांस के वैभव विलास की वास्तविक पोल को उपाद कर सामने रख दिया है, समाज पर व्यंग्य किया है। उस समय वैरायटी थिएटर में दी ब्लाडवीनस नामक नाटक होने वाला था। बोर्दनेव थिएटर का मैनेजर बहुत व्यस्त था। मुलिएफोचेरी नामक पत्रकार ने देहात से आए हुए अपने रिश्ते के भाई हेक्टर de la Floy का परिचय मैनेजर से कराया। बोर्दनेव अपने थिएटर को चकली कहा करता था और उसने ये भी बताया कि उसके यहाँ एक नई अभिनेत्री आई थी। उसका नाम नाना था और सारा पेरिस उसके बारे में चर्चा कर रहा था, लेकिन न वह गाना जानती थी और न उसे अभिनय करना आता था, लेकिन वह इतनी सुंदर थी कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि आज उद्घाटन था, भीड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी। स्टीना बेकर वहाँ उपस्थित था। उसकी प्रिया रोजमिनन थी। वह नाना के साथ अभिनय किया करती थी। उस दिन रोजमिनन का पति स्टीना के साथ था। मिनन अपनी पत्नी के प्रेम संबंधों का प्रबंध किया करता था। दाग्वेने नामक युवक स्त्रियों पर अपना समस्त धन नष्ट कर चुका था। उसको नाना का प्रिय पात्र कहा जाता था। लूसी स्टैवर्ड ब्लॉक देशिवरी और गोगा नामक प्रसिद्ध वेश्याएं भी वहां उपस्थित थी। दरबार का चेम्बरलेन काउंट मफत दे ब्यूविले अपनी पत्नी और ससुर के साथ उपस्थित था। उसका ससुर मार्क्विस वे शुवॉर्ड कहलाता था। लेबोदेया और काउंट दी वेदुबज भी वहां उपस्थित थे। नाटक ओलंपस के देवताओं का मखौल सा उड़ाता था। नाना अभी तक नहीं आई थी और उसको देखने के लिए दर्शक अधीर हो रहे थे। वह 18 वर्ष की स्त्री थी। उसके कंधों पर उसके सुनहले केश लहराते थे। अपनी आयु के लिए वह लंबी भी अधिक थी और स्थूल भी। न उसमें अभिनय कौशल था और न उसकी आवाज अच्छी थी। उसी समय एक तरुण चिल्ला उठा, ये बहुत प्रभावित कर रही है। सब लोग चिल्लाने लगे, इसने हमको आहत कर दिया है। और इसके बाद सबकी आंखें उस पर गड़ गई और उसकी प्रशंसा में घोर कोलाहल होने लगा। वो बहुत ही कम वस्त्र पहने हुए थी और लोगों की आंखें उस पर से हट नहीं रही थी। अंतिम अक आ गया। अब नाना के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं थे, केवल उसके लंबे केश ही उसके लिए आवरण थे। उस दृश्य को देखकर किसी ने कोलाहल नहीं किया। पुरुष आगे झुक गए, उनके नथुने सिकुट गए और उन्हें अब इस हंसती हुई लड़की में से नारीत्व बाहर प्रस्फुटित होता हुआ दिखने लगा। जो उसे देखता था वह चकित रह जाता था। घोर वासना और तृष्णा के गुप्त रहस्यों को प्रकट करती हुई नाना की मुस्कान ऐसी दिखाई देती थी मानो वह पुरुषों को नष्ट कर देना चाहती थी, उनका उपहास कर रही थी। अगले दिन बोले वार्सहोस्मेन के नाना के निवास स्थान पर सभी आयु के पुरुष इकट्ठे थे। नाना को यहाँ 2 व्यक्तियों ने बसाया था। उन्होंने सारा खर्चा किया था। इस समय वे दोनों यहाँ नहीं थे। उसने सब लोगों को हटा दिया। उसे अपने बच्चे लुई की चिंता थी जो उसके 16वें साल में पैदा हुआ था। वह अपनी नौकरानी जो से बात करती रही। ये नौकरानी मादाम त्रिकेन के यहाँ ने उसके साथ आई थी। केश सज्जा करने वाला फासिस आया। नाना ने जल्दी से कपड़े पहने और 1 घंटे के लिए वो एक व्यक्ति के पास गई, जिससे वह अपने लिए जरूरी 400 फेंक ले आई। जो कोई भी थिएटर में गया था वह नाना में मिलना चाहता था और वह बड़ी मुश्किल से रसोई में से निकलकर शाम के नाटक के लिए चुपचाप जा सकी। मगर की शाम को मफत लोगों के यहाँ पेरिस के सम्भ्रात लोग इकट्ठे होते। फोचेरी इस अफवाह में बड़ी दिलचस्पी ले रहा था कि सेविस नामक प्रसिद्ध काउंटेस का भी एक प्रेमी था। पत्रकार अगले दिन आधी रात को नाना के यहाँ लोगों को खाने के लिए निमंत्रित कर रहा था, लेकिन काउंट और वृद्धा मार्क्विस ने वहां जाने से इनकार कर दिया।
नाना के ड्राइंग रूम में बहुत से बेबुलाए मेहमान भी आ गए थे। बोर्दनेव के पाँव में चोट लग गई थी, इसलिए वह 2 कुर्सियां मिलाकर बैठा। जॉर्ज हगन स्कूल का वह लड़का, जिसने थिएटर में पहली आवाज लगाई थी कि नाना बहुत प्रभावित कर रही है, दागवेने के पास बैठा था और दागवेने वहां उपस्थित स्त्रियों की जानकारी करा रहा था। स्टीनर, जो सट्टा बाजार में अपना आतंक रखता था, नाना के पास बड़े आराम से बैठा हुआ था, जैसे अब कांटे में फंस गया था और ऐसा कि कर्तव्य विमूढ़ सा उसकी ओर देख रहा था कि जो कीमत वह कह देगी उसी को वह तुरंत स्वीकार कर लेगा। रोज मिनन एक प्रमी से हाथ धो बैठने के दुख के बजाय फोचेरी से अपनी क्रीड़ा प्रारंभ कर रही थी, जो उसके बारे में अखबारों में खबरें निकलवा सकता था। अलग भोर में पार्टी समाप्त हुई और सब शराब पीकर झगड़ा करते हुए वहां से निकल गए। कुछ हफ्तों के बाद स्टीनर ने नाना के लिए यगन के घर के पास लायट में देहात का एक बड़ा मकान खरीद दिया। नाना ने कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली और वहां चली गई और उसने अपने सब मित्रों को वहां निमंत्रित किया। इस बीच में काउंट मफत और उसका परिवार मादाम यगन के यहाँ मेहमान बनकर आया। काउंट के साथ एक अंग्रेज राजकुमार था जो कुछ दिन पहले नाना से मिल चुका था और अब उसको देखकर ढलती उम्र में भी उसकी जवानी जाग उठी उस रात यदि वह 1 घंटे उसका संपर्क प्राप्त कर लेता। और यही उसकी कामना थी और उसके लिए वह कुछ भी देने को तैयार था। अपने नए घर की सुषमा और सुंदरता से नाना बहुत प्रभावित हुई। यहाँ उसे पहले जॉर्ज मिला। इस लड़के से वह प्रभावित हुई, किंतु काउंट मफत से मिलने की उसकी इच्छा नहीं थी। मफत की आतुरता और आवेग उसको डराते थे। स्टीनर के लिए नाना बीमार बन गई और 1 सप्ताह तक वह जॉर्ज के साथ ऐसे रही जैसे 15 वर्ष की कोई लड़की अपने प्रथम प्रेम में निमज्जित रहती है। नाना के प्रेमी पेरिस से आने लगे और जॉर्ज उनके साथ रविवार को घूमने निकल गया। उसे उसकी मां ने नाना की गाड़ी में देख लिया। जॉर्ज को उसके भाई फिलिप ने डांटा। उस रात नाना ने मफत के सामने समर्पण किया, पर वह फिर से लौट आई जहां दूसरी अभिनेत्रों उसकी जगह काम कर रही थी। 3 महीने बाद काउंट मफत की लड़ाई हो गई। उसे यह अभी तक नहीं मालूम था कि नाना पर साथ साथ स्टीनर का भी अधिकार चल रहा था। जब उसने उसे थिएटर के हास्य अभिनेता फोंटन के साथ देखा तो उसे क्रोध आ गया। नाना को इधर फोचेरी पर बहुत क्रोध आया क्योंकि उसने पत्र में एक लेख लिख दिया था, सुनहरी मक्खी, जिसमें उसने एक लंबी खूबसूरत लड़की के बारे में वर्णन किया था जो पेरिस की गंदी गलियों से निकलकर आई थी और अभिजात कुल को बिगा रही थी, बर्बाद कर रही थी। नाना ने मफत से कहा कि फोचेरी मफत की पत्नी को बहका रहा था। यद्यपि यह सत्य था, किंतु काउंट इसको प्रमाणित नहीं कर सका। अब नाना फोंटन के प्रेम में पड़ गई। फोंटन उसे मारता, उसके धन को खर्च करता। नाना अब सड़कों पर घूमने लगी ताकि फोंटन को सहायता दे सके। अब एक मासूम चेहरे वाली वेश्या सेटिन ही नाना की दोस्त थी। इस बीच में पुलिस नाना के पीछे लग गई। वो उसके चगुल से बाल बाल बची और इसलिए उसे काफी समय बाद मफत से मित्रता कर लेनी पड़ी। बोर्दीनेव के नए नाटक में एक डचेस का उसे अभिनय करना पड़ा। इस नाटक का खर्चा काउंट उठा रहा था। पाक मोन्शू के निकट एक विशाल भवन सौदे के रूप में तय किया गया। नाना एकमात्र काउंट की बनकर रहे, इसके लिए वह सब कुछ देने को तैयार था। इस नाटक में नाना बुरी तरह असफल रही, लेकिन अब वह अपने ससार की रानी बन गई। उसके घर में सबसे अच्छी चीजें आ गईं। सुंदर सामान, उसके शयनागार में अनुरूप सज्जा दिखाई देने लगी। फर्श पर रीछों को खाले बिछा दी गई। उसके पास अब कई सेवक थे और 5 गाड़ियां थी और 3 लाख फैक उस पर खर्च किए जाते थे। अब नाना मफत के प्रति अपना पतिव्रत दिखाने लगी, यहाँ तक कि कभी कभी उसे घरेलू मामले में भी सलाह देने लगी। किंतु कुछ ही दिन बाद वह काउंट व बेदूवस की संपत्ति को भी उड़ाने में लग गई। इसके बाद जॉर्ज के भाई फिलिप आने लगा। नाना ने उसके सिर पर जादू कर दिया था, जिसको कि नाना के चगुल से जॉर्ज को बचाने के लिए भेजा गया था। किंतु निरंतर पुरुषों में घिरी रहने के कारण नाना उबने लगी और क्योंकि उसके पास धन निरंतर चारों ओर से बरसता था, इसलिए उस पर कर्जे बने लगे। लुई खुद अस्वस्थ रहता था। वो उसके पास भी जाती और कुछ घंटों के लिए माता का सा व्यवहार करती। इसके बाद नाना को सेटिन मिली और उसे अपने भवन में ले आई।
पुरुषों ने सैटर्न में नाना की प्रतिद्वंद्विनी पाई। जन का महीना था। रविवार के दिन लाग्चिम्पस में पेरिस के बड़े पुरस्कार की घुदौड़ होने वाली थी। वेदुवस की संपत्ति विनष्ट हो चुकी थी। लुसिगनन नाम के प्रिय घोड़े पर उसने अपना दाव लगाया और एक घोड़ी का नाम उसने नाना रख दिया था। नाना ने भी वहां उपस्थित रहकर उस समुदाय को जैसे जीवंत कर दिया। उसके चारों ओर जो लोग घिरे हुए थे उनसे वह अपनी गाड़ी में बैठी हुई शैंपेन जैसी कीमती शराब पिलाती हुई माना अपना दरबार कर रही थी। घुदौड़ शुरू हुई और नाना नामक घोड़ी पीछे से निकलकर आगे आ गई। विशाल भीड़ में नाना नाना गूंजने लगा। वेदुवस ने नाना नामक घोड़ी पर लोगों को दाव लगवा दिए थे, लेकिन अपना धन उसने लुसिगनन नामक घोड़े पर ही लगाया था। ये बात खुल गई और वह बदनाम हो गया और इस बदनामी ने उसे बर्बाद कर दिया। कुछ दिन बाद नाना बहुत बीमार पड़ गई, उसके गर्भपात हो गया था। अपनी रोगशा पर पड़े हुए उसने प्रयत्न किया कि मफत का उसकी पत्नी से मेल हो जाए। अंत में उन दोनों का मिलान हो गया। मफत ने देखा कि नाना अब जॉर्ज की भुजाओं में थी। अब वह अपने जीवन के बारे में बेपरवाह हो गई थी। नौकर उसे बेवकूफ़ बनाते थे, धोखा देते थे। बहुत साधारण चीज़ों पर वह हजारों फैक खर्च कर देती थी, पर फिर वे चीज़ें बेफिक्री से तोड़ दी जाती थी। बड़े बड़े बिल बिना चुकाए पड़े थे। कर्जा बढ़ता जा रहा था। इसके बाद जॉर्ज को गिरफ्तार कर लिया गया। नाना को देने के लिए उसने अपने रेजिमेंट में 12,000 फैक चुराए थे। जॉर्ज को पता चल गया था कि नाना का उसके नाई से संबंध भी था, तो उसने नाना के शयनागार में अपना छुरा भोंक लिया, लेकिन वह मर नहीं सका। मादाम यगन इस घटना से कर्तव्य विमूढ़ हो गई और सेवा शुश्रूषा कर ठीक करने के लिए जॉर्ज को अपने साथ ले गई। अब नाना ने मफत के प्रति एकांतिक तन्मयता दिखाने का बहाना करना छोड़ दिया। हर समय लोग उसके पास खुले तौर पर आने लगे। वह एक के बाद एक से घन निकाल लेती। काउंट इस बात को सुन सुनकर क्रुद्ध होने लगा। स्टीना मूल्य फोचेरी से जैसे वह निकल गई। मफत उस पर अधिकार करने में असमर्थ हो गया। वह मानो नाना के मनोरंजन के लिए एक कुत्ता था, किंतु मफत का भी अंत आ गया। उसका बूढ़ा ससुर मास्विस नाना के पास आने लगा। मफत भाग गया और उसने गिरजे में शांति प्राप्त करने की चेष्टा की। तभी नाना को पता चला कि जॉर्ज मर चुका था। जिसको नाना छूती थी वही बर्बाद हो जाता था, लेकिन नाना अब भी उतनी ही सुंदर और स्वस्थ थी। और इसके बाद जैसे उस पर एक पागलपन छा गया। उसने अपना घर नीलाम करवा दिया। 6 लाख फैक लेकर वह विदेशों की ओर चल दी और उसकी विदेश यात्राओं की कहानियां लोगों के पास आने लगी। कई महीने बाद नाना को पता चला कि लुई बीमार था। वह शीघ्र लौटी। उसकी सेवा करते समय नाना को चेचक हो गई और वह ग्रांड होटल में मर गई। उसके मरने के समय उसकी पुरानी प्रतिद्वंद्विनी स्त्रियां मौजूद थी, किंतु पुरुष बीमारी के कारण डरे हुए थे और वे समीप नहीं आते थे। सबसे अंत में रोजमिनन गई। ठीक उसी समय बाहर भीड़ चिल्लाती जा रही थी, बलिन चलो, फ्रांस का प्रशा से युद्ध छिड़ गया है। इस उपन्यास में जोला ने एक वेश्या के चित्रण के माध्यम से पेरिस की वास्तविकता का उद्घाटन किया है। इस उपन्यास ने अपने समय में हलचल मचा दी थी और इससे साहित्य में एक नए यथार्थ ने प्रवेश पाया था। जोला ने वास्तविकता को उभार कर रखा है। उसने वासना को प्रथय नहीं दिया, बल्कि उसके घृणित रूप को सुस्पष्ट कर देने की चेष्टा की है।